भारत व्यूज़ के सभी साथियों को नमस्कार। आज हम चर्चा करने वाले हैं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा इधर हालिया में कई अवसरों पर जो आदेश दिए गए हैं, उसके पश्चात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उन आदेशों को स्टे कर दिया। ऐसा ही कल एक वाक़या हुआ जब सुप्रीम कोर्ट को दोबारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश को स्टे करना पड़ा और टिप्पणी करनी पड़ी कि कृपया ऐसा कोई आदेश न पारित करें जो व्यवहार में जिसका पालन न किया जा सके, और ऐसे आदेश करने से हाई कोर्टों को बचना चाहिए। अभी इसके पहले आपने देखा होगा कि मद्रास उच्च न्यायालय ने जब बंगाल के चुनाव का अंतिम चरण चल रहा था, उस समय भी इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदार क्यों न माना जाए जीनोसाइड के लिए, जो इतने लोग मर रहे हैं चुनाव के दौरान कोरोना से ग्रसित होकर, उनको जिम्मेदार ठहराने का आदेश पारित किया था। तो ऐसे कुछ निर्णय विवादित, जो ऐसा लगता है कि जो न्याय संगत नहीं है, व्यवहारिक दृष्टिकोण से नहीं किया गया है, जिसमें माननीय न्यायाधीशों द्वारा खुद को सर्वज्ञ समझते हुए और कार्यपालिका की शक्तियों को भी अपने में समाहित करते हुए उनको स्वतः संज्ञान लेते हुए कभी किसी के PIL जो इंटरटेन किए जाने योग्य नहीं भी होता है, तो उसके संदर्भ में ऐसे आदेश पारित कर देते हैं। जबकि माननीय न्यायालयों में बैठे जजेस का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, उनका सिलेक्शन आज तक विश्व के किसी उसमें जजेस का सिलेक्शन खुद जजों द्वारा नहीं किया जा सकता है। चाहे अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में यह स्थिति नहीं है। पहले भारत में भी यह स्थिति नहीं थी, लेकिन कांग्रेस के शासन काल में एक ऐसी परिस्थिति आई कि जिसमें माननीय न्यायालय को यह अधिकार दिया गया। और माननीय न्यायालय के पास जब वह अधिकार गया, तो उसके पश्चात उसने अपने अधिकारों में कई बार कोशिश हुई, अलग अलग मांग भी की जाती रही कि जैसे IAS का सिलेक्शन होता है, वैसे ही माननीय उच्च न्यायालय में माननीयों का भी सिलेक्शन का एक आयोग बनाया जाए, इंडियन जुडिशरी सर्विसेज का बनाया जाए, और उसी के माध्यम से सिलेक्शन हो। लेकिन उसके संदर्भ में भी कभी भी सर्वोच्च न्यायालय ने सहमति नहीं जताई। और बीच में एक ऐसी स्थिति आई कि जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, तो इन्होंने कोशिश किया, जिसमें तत्कालीन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने एक फुल बेंच गठित करते हुए उसको खारिज कर दिया। माननीय न्यायालय में जो जजेस हैं, आज भी अपने को मेरा अपना जो दृष्टिकोण है, जो समझ में आता है कि वह जब जज बन जाते हैं तो अपने को सामान्य व्यक्ति से अलग दिखने की कोशिश करते हैं। और वास्तव में यह काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि जैसे इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का नाम इलाहाबाद हाई कोर्ट ही है। इसी प्रकार कलकत्ता उच्च न्यायालय का भी नाम नहीं बदला गया, जबकि कलकत्ता शहर का नाम कोलकाता हो गया है, लेकिन उसका भी नाम आज तक
कलकत्ता उच्च न्यायालय ही है। इसी प्रकार मद्रास उच्च न्यायालय ने भी अपना नाम नहीं बदला, जबकि मद्रास शहर का नाम बदल के चेन्नई हो गया है। इसी प्रकार बम्बई उच्च न्यायालय ने भी अपना नाम नहीं बदला, जबकि बम्बई का नाम मुंबई हो गया है। ऐसा लगता है कि उच्च न्यायालय आज भी अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित मान्यताओं, धारणाओं और उसी हनक और उसी मिलाड़ वाली पद्धति में जीना चाहते हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। आज का जो हिंदुस्तान है, आज का जो भारत है, हम भारतीयों के द्वारा बनाया गया जा रहा है और उसी की सोच, उसी की आशाओं, उसी के अनुरूप विधि का कानून होना चाहिए। विधि का कानून, संविधान का कानून सर्वोपरि है, वह सब पे लागू होता है। हमारे संविधान में इसीलिए चेक एंड बैलेंस का सिद्धांत अपनाया गया है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अपनाया गया है। इसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका सबके अलग अलग उत्तरदायित्व और कार्य हैं। एक दूसरे के कार्यों में जो इंटरवीन नहीं करेंगे, जो हस्तक्षेप नहीं करेंगे, एक उसकी मर्यादाएं हैं, उस मर्यादाओं को नहीं लागेंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय द्वारा कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि आदेश कर दिए जाते हैं जो वास्तव में व्यवहारिक नहीं है। ठीक है, आप स्वतः संज्ञान लेते हुए या आप ऐसी जगह बैठे हुए हैं कि आप भी इंसान की तरह हैं, आप उसको स्वतः संज्ञान ले सकते हैं और स्वतः संज्ञान लेके आप एक सुपरवाइजरी की तरह, एक परिवार के एक मुखिया की तरह आप उसका सुपरविज़न करें, उसका अन्याय होने पे आप उस पर आदेश भी पारित करें। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत पक्षपातपूर्ण चीज़ें हो जाती हैं। जब किसी अपराधी, किसी आतंकवादी को सुनना होता है तो रात में कोर्ट खोल के सुनवाई हो जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि वास्तव में जहाँ न्याय की ज़रूरत है, जैसे अभी बंगाल में जिसका ताज़ा उदाहरण है कि जब बंगाल में 1 लाख लोगों ने पलायन करके शरणार्थी के रूप में आसाम ने अपना शरण लिया और कम से कम 20-25 राजनीतिक हत्याएं हुई चुनाव बाद हिंसा में, उस के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में आज 15 दिन से जो याचिकाएं दी गई हैं, आज भी तक उसकी सुनवाई नहीं हुई। उम्मीद है मंगलवार को उसकी सुनवाई होगी। 15 दिन बाद उसकी सुनवाई होती है, उम्मीद है जिसकी। और वहीं आतंकवादियों के मामले में या किसी अपराधी के मामले में माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय द्वारा रात में भी कोर्ट खोलकर सुनवाई कर ली जाती है, जो दुर्भाग्यपूर्ण लगता है, जो सामान्य व्यक्ति को समझ के परे लगता है। तो यह स्थिति समझने लायक है। इसी प्रकार इलाहाबाद उच्च न्यायालय की चर्चा हम कर रहे थे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा अलग अलग समय पे बहुत ही नासमझ वाला, जो समझ से परे लगता है, ऐसे कुछ आदेश दिए, जिनमें पहले, इसके पहले जो जस्टिस माथुर थे, अभी कुछ दिन पहले रिटायर हुए, वह भी लेफ्ट की सोच, विचारधारा से काफ़ी, और समय समय पे उन्हें उसको प्रदर्शित भी किया। जब सीए का वो चल रहा था तो उसमें एंटी सीए उन्होंने स्वतः कई बार संज्ञान लेते हुए आदेश पारित किए और वह एंटी सीए मूवमेंट में संलग्न भी दिखाई पड़ते थे। ऐसी स्थिति में वह जो माथुर साहब थे, उन्होंने एंटी सीए के समय में स्वतः संज्ञान लेते हुए, जब माननीय योगी ने तोड़ फोड़ किया गया पूरे प्रदेश में, तो उन्होंने आदेश दिया कि लखनऊ में जो तोड़ फोड़ हुई, हिंसा की कारण हुआ, जो भी लोगों ने ऐसा अपराध किया, सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाई, उनको उनका पोस्टर लखनऊ में लगाने का, शहरों में लगाने का आदेश और उनसे उसकी वसूली, राजस्व की बात करने का आदेश पारित किया। तो उस पर घोर आपत्ति जगाते हुए माननीय माथुर जी ने आदेश किया
कि पोस्टर क्यों लगाया जा रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए, वह भी उनके द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए आदेश पारित किया गया। वह उचित अनुचित है नहीं है जिसको योगी जी ने मानने से इनकार कर दिया। उसके पश्चात अभी जो नया हालिया जो कल का सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ, वह सिद्धार्थ वर्मा इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जज साहब हैं, उन्होंने आदेश पारित किया। उन्होंने एक आदेश 17 मई को पारित किया जिसमें उत्तर प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था को बदहाल राम भरोसे बताते हुए कहा कि ये यहाँ की व्यवस्था काफ़ी ख़राब है और आप ऐसी व्यवस्था बनाएं कि हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज हो, हर ज़िले में मेडिकल अस्पताल हो, हर ज़िले में, हर गांव में। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है जिसके हर गांव में आईसीयू बेड युक्त अस्पताल, आईसीयू बेड हो, ऑक्सीजन वाले एम्बुलेंस हो और उन एम्बुलेंस में आईसीयू की भी व्यवस्था हो। इस टाइप के आदेश उन्होंने पारित किए कि इसकी व्यवस्था 1 माह में कर दी जाए, जिसको माननीय उच्चतम न्यायालय में योगी जी ने चैलेंज किया और जिसमें विनीत शरण और गवाई जी की अवकाशकालीन पीठ ने सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया कि हाई कोर्टों को ऐसे आदेश से बचना चाहिए जिन आदेशों को क्रियान्वित करना व्यवहारिक रूप से उचित नहीं लगता है। यह माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ था कि यह 1 माह में संभव ही नहीं है। जबकि 97,000 गाँव में 2-2 एम्बुलेंस की व्यवस्था करना, उन एम्बुलेंस में आईसीयू की व्यवस्था देना और ऑक्सीजन की व्यवस्था देना, और यह सब व्यवहारिक दृष्टिकोण से उचित नहीं है, तो उनको भी स्टे किया और ऐसी टिप्पणी की। वास्तव में ऐसा लगता है कि आज का जो न्यायपालिका का आदेश है वह जजेस के निर्णयों में एकरूपता नहीं होता। कहीं पर वह कुछ आदेश कर देते हैं, कहीं पर कुछ आदेश कर देते हैं, जबकि एकरूपता होनी चाहिए, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत पे होना चाहिए। और जो अगर किसी एक नियम के तहत किसी को स्टे दिया जा रहा है और वहीं दूसरे उसमें स्टे नहीं दिया जा रहा है, तो ऐसे पक्षपातपूर्ण निर्णयों से भी बचना चाहिए। यह जो आदेश पारित किया था वह आदेश 17 मई को सिद्धार्थ वर्मा जी ने किया था। इनकी थोड़ी पृष्ठभूमि बता देनी आवश्यक है कि यह राजस्थान में अपना वकालत माननीय उच्च न्यायालय में कर रहे थे और वहाँ पर यूपीए के शासनकाल में यह हरकिशन सिंह सुरजीत के बहुत ही अत्यंत करीबी थे और उन्हीं के कृपा पात्री होने के कारण, उन्हीं की विचारधारा लेफ्ट से होने के कारण इनका यूपीए 1 में नामित हुआ। चूँकि लामबंदी, गोलबंदी, पैरवी सब चलता है, जब नाम ही नामित करना है तो उसमें सरकारों का अपना इंटरेस्ट भी होता है। अपनी अपनी लॉबिंग जिसकी सरकार होती है, उन सरकारों के पक्षधर लोगों का नाम ज़्यादा जाना है, तो उनसे ऐसे जजेस से बहुत न्याय की अपेक्षा निरपेक्ष होकर उम्मीद भी नहीं की जा सकती, क्योंकि वहाँ पर बहुत मेरिट का मतलब नहीं होता, गुण दोष के आधार पर नहीं होता। सिफारिशें और आपकी योग्यता दोनों को ध्यान में नहीं रखा जाता, केवल सिफारिशें मैक्सिमम वह काम आती है और ऊपर जजेस से अपनी नज़दीकियाँ काम आती है, लॉबिंग काम आता है, बहुत सी चीज़ें उसमें काम करती हैं। योग्यता भी होती है, लेकिन जो योग्य जजेस होते हैं बहुत ही कम होते हैं। और जो पारिवारिक, क्योंकि आप देखिए हेराइकी में एक ही परिवार के कई लोग कई पीढ़ियों से जजेस बनते आ रहे हैं,
जिन्होंने हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कई बार वो किया है। तो यह भी एक प्रश्न चिन्ह है, लेकिन इस पे सरकार विचार और मंथन कर रही है कि कैसे हो। तो सिद्धार्थ इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थिति यह है कि यह पूरे देश का सबसे बड़ा माननीय उच्च न्यायालय है, जिसके 2 खंडपीठ हैं। मुख्य पीठ इलाहाबाद में है और लखनऊ में इसकी खंडपीठ है, जो एक अवध प्रांत को देखती है। अवध प्रांत जो पहले था मुगल शासन, 17 से 23 जिलों में जो है वह लखनऊ खंडपीठ में सुनवाई होती है, और शेष उत्तर प्रदेश की सुनवाई होती है वह इलाहाबाद में होती है। दोनों जगहों को मिलाकर कुल 110 माननीय हैं, जो काफ़ी पूरे भारत में सबसे बड़ा हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट ही माना जाता है, और जिसमें नियुक्ति का वही है। कुछ हायर जुडिशरी सर्विसेज से जाते हैं, कुछ अन्य प्रदेशों से होकर आते हैं, और कुछ यहीं पे प्रैक्टिस करते हुए अपना माननीय न्यायाधीश में नियुक्ति हो जाती है जिनकी। इसमें भी अपनी लॉबिंग, अपनी चीज़ें चलती रहती हैं, जो एक बहुत बड़ा कारक है। उस पर कभी बाद में चर्चा होगी। और पंचायत चुनाव में ऐसा हुआ कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हुआ, और वह भी माननीय उच्च न्यायालय के 2 बार आदेश देने के पश्चात उत्तर प्रदेश सरकार ने चुनाव कराने का निर्णय लिया। और माननीय उच्च न्यायालय ने यहाँ तक कि अप्रैल 30 तक की कट ऑफ डेट दे दी कि इस तारीख तक इसको संपन्न करा लिया जाए। वैसा ही प्रदेश सरकार को कराना पड़ा, जबकि प्रदेश सरकार उसको 1 साल नहीं कराना चाहती थी, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय से ऐसा लगा कि पंचायत चुनाव नहीं होगा तो लगता है कि प्रदेश में संवैधानिक गतिरोध की स्थिति पैदा हो जाएगी, जो उचित नहीं है। और उन्होंने अपने आदेशों में जब पारित किया तो सरकार ने चुनाव कराने का निर्णय लिया, और जब चुनाव कराया 4 चरणों में, उसके पश्चात काउंटिंग की स्थिति आई तो काफ़ी जो ड्यूटी में लगे कर्मचारी थे, शिक्षक थे, बीमार भी पड़े। और एक कोरोना को बढ़ने में जो गाँव में कोरोना का विस्तार हुआ, उसमें बहुत बड़ी अहम भूमिका पंचायत स्तरीय चुनाव का रहा। और उस चुनाव में जो है अगर उसको रोका जा सकता तो गांव में शायद कोरोना का इतना प्रकोप नहीं होता। उसमें मृत्यु भी हुई, कुछ शिक्षकों की मृत्यु हुई, कर्मचारियों की मृत्यु हुई। तो उत्तर प्रदेश में जो शिक्षक संगठन थे उन्होंने यह दावा करते हुए कि कुल 1600 शिक्षकों की मृत्यु हुई, और माननीय उच्च न्यायालय में रिट दाखिल किया, जिसमें उन्होंने आदेश पुनः पारित कर दिया कि प्रत्येक मृत शिक्षक को 1-1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए और नौकरी दी जाए। ऐसी स्थिति में जबकि सरकार 30 लाख या 40 लाख का उसको पहले ही अनुदान देने की घोषणा कर चुकी थी, लेकिन उन्होंने शिक्षक संगठनों की बात मानते हुए 1 करोड़ रुपए प्रत्येक मृतक को देने की वो बात का आदेश कर दिया, जबकि वास्तविक स्थिति 1600 की संख्या नहीं थी। करीब 150 से 200 शिक्षक कर्मचारी की मृत्यु हुई थी। और ऐसी स्थिति में उनके आदेश का पालन किया जाना संभव नहीं था, और सरकार ने उसमें जो गाइडलाइंस थे उसका पालन करते हुए 30-30 लाख या 40-40 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश किया, और मृतक आश्रित में नियुक्ति। इसके पहले माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने एक और आदेश पारित किया पंचायत चुनाव के बाद इन्हीं जज ने, सिद्धार्थ वर्मा जी ने आदेश पारित कर दिया कि जो है प्रदेश में बहुत तेज कोरोना की स्थिति बढ़ रही है, तो कुछ शहरों में इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, बनारस ऐसे जो शहर हैं, इन शहरों में लॉकडाउन पूर्ण रूप से लगाया जाएगा। तो जिसको माननीय योगी जी ने मानने से इनकार किया,
और उसको भी उच्चतम न्यायालय ने स्टे कर दिया। जो है एक घटना ऐसी हुई कि मेरठ में मेडिकल अस्पताल में जो है एक कोई एडमिट था, जो माँ बेटे ही थे। उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई और कोई लाश लेने नहीं आया, तो सरकार ने उसको लावारिस मानते हुए उसका क्रिमेशन अपने स्तर से उचित तरीके से कर दिया। और उसके पश्चात जब माँ गई लाश लेने के लिए, तो लाश चूँकि उसका क्रिमेशन कर दिया गया था, तो उसमें भी मुकदमा दाखिल हुआ और उसमें सरकार के खिलाफ काफ़ी टिप्पणी की गई कि सरकार राम भरोसे चल रही है और ऐसा है वैसा है। मतलब काफ़ी टिप्पणियां सरकार के अगेंस्ट जितना किया जा सकता है, क्योंकि जब व्यक्ति एक विचारधारा उस चेयर पे बैठकर एक विचारधारा से ग्रसित व्यक्ति है, मानसिकता से पूर्वाग्रहों से भरा हुआ व्यक्ति होता है, तो वह अपने ही विचारधारा के अनुरूप दूसरे को नीचा दिखाने का कोशिश करता है। तो यह बहुत ही स्थिति ठीक नहीं है। अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, एक और आदेश किया गया जिसमें उन्होंने इसके पहले एक आदेश किया कि जो है ऐसे जो हॉस्पिटल्स हैं, चिकित्सा उत्तर प्रदेश के चिकित्सा सुविधाओं पे और ऑक्सीजन की कमी के समय जब उन्होंने फिर स्वतः संज्ञान उसी के क्रम में, क्योंकि वो रिलीज कर नहीं रहे थे और वो कंटिन्यू स्वतः संज्ञान लेके उसको उन्होंने टेकअप किया, उन्होंने यह आदेश पारित कर दिया कि जो 30 से अधिक बेड वाले हॉस्पिटल हैं, जो प्राइवेट नर्सिंग होम है, वह ऑक्सीजन का प्लांट लगाएं। जबकि सरकार ने कोरोना के शुरुआत में ही यह आदेश पारित कर दिया और उनको समय दिया कि आप अपने यहाँ 60 जो बेड वाले हॉस्पिटल हैं वह अपने यहाँ ऑक्सीजन प्लांट लगवाएं, जिससे ऐसी स्थिति न पैदा हो सके। तो इसमें फिर उन्होंने 60 को 30 कर दिया, जिसका कोई औचित्य नहीं था। एक और उसी में आदेश किया कि जो 20 बेड वाले हॉस्पिटल हैं वह 40% अपना बेड आईसीयू बनवाएं। तो जो आईसीयू बेड 40% रहेगा, तो 40 का मतलब हो गया कि 20 में 40% हो गया, तो वह 40 पंजे 40%, लगभग 5 बेड के आसपास वह जो है 4 या 5 बेड उसको वह आईसीयू बेड करना पड़ेगा। स्वाभाविक रूप से जब 20 बेडों का कोई हॉस्पिटल होगा तो निश्चित तौर पे वह शहर में नहीं होगा, अथवा शहर में होगा भी तो एक बहुत ही छोटे स्थान पर होगा, जहाँ पे कि अगर उसको कर दिया जाएगा या ग्रामीण क्षेत्र में होगा तो उसको अगर आईसीयू में कन्वर्ट कर दिया जाएगा तो ऐसा लगता है कि माननीय न्यायाधीश महोदय को कोरोना ख़त्म न हो पाने की आशंका है, या वह ऐसा ही कामना कर रहे हों कि शायद कोरोना न ख़त्म हो, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि सारे उसमें 4.5 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं। अगर पूरे भारत के उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों के जो जिला न्यायालय हैं, उन न्यायालय हैं, उनके पेंडिंग केसों की संख्या देखी जाए तो 4.5 करोड़ है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको जो है स्वतः संज्ञान लेते हुए उन केसेस को जल्दी डिस्पोज ऑफ करना चाहिए, जिससे न्याय में विलम्ब भी अन्याय के बराबर होता है, यह कानून कहता है। और विधि का शासन स्थापित करने की जिम्मेदारी उनकी है, लेकिन विधि के शासन में व्यवहारिकता का भी दृष्टिकोण ऐसे कोरोना काल में, जो पूरे विश्व में एक महामारी की तरह है, जो कि कोई भी किसी की भी सरकार हो जो संभाल नहीं सकता है और यह दावा नहीं कर सकता है कि हमारे समय में ऐसा हो सकता है, क्योंकि विश्व के जो बड़े बड़े देश, विकसित देश थे,
हम तो तीसरी दुनिया के देश हैं, हमारे यहाँ इतनी सुविधा कभी भी नहीं रही। 70 सालों में जब नहीं हुई, तो आज 5 सालों में कैसे हो सकती है, या 1 साल में कैसे हो सकती है, जिसकी कल्पना कभी किसी ने किया ही नहीं था। जबकि अमेरिका जैसा देश, जहाँ पे केवल 34 करोड़ की आबादी है, विश्व का सबसे बड़ा देश है, वहाँ पे 6.5 लाख 7 लाख लोग मरते हैं और कम से कम 4 करोड़ 5 करोड़ लोग उससे ग्रसित होते हैं कोरोना से। और वैसे में भारत की यह कल्पना करना कि भारत, जबकि उससे आधे भी लोग भारत में नहीं मरे, तो ऐसी स्थिति में यह कल्पना करना और सरकारों, किसी भी राज्य सरकार के खिलाफ, किसी भी स्टेट सरकार के खिलाफ अनावश्यक की टिप्पणी करना, हाँ, जो वास्तव में लापरवाही बरत रहा हो उसको आप टिप्पणी करें, उसकी व्यवस्थाओं को एक सुपरवाइजरी, एक परिवार के मुखिया की तरह एक उसको सुपरविजन का काम करें। यदि वास्तव में आपको लगता है कि सरकार अन्याय कर रही है, पक्षपात कर रही है, तो उसमें इंटरवीन कीजिए, अपनी सलाह दे सकते हैं, आप अपना एक सुपरविजन कर सकते हैं कि अन्याय न हो, कोई भी ब्लैक मार्केटिंग न हो, इन चीज़ों पे आप नज़र रख सकते हैं। लेकिन अनावश्यक आदेश पारित करना और यह कहना कि 1 माह में के भीतर ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए, अनावश्यक की टिप्पणियाँ करना, राज्य, ऐसा लगता है कि माननीय उच्च न्यायालय के जज बनने के बाद जो वहाँ पे कुर्सी पर बैठते हैं वह अपने को सर्वज्ञ समझ लेते हैं और ऐसा लगता है कि हम भगवान हैं और जो हम चाहेंगे एक छड़ी घुमाएंगे और सारी स्थिति को ठीक कर देंगे। जबकि व्यवहारिक दृष्टिकोण, राज्य सरकारों की सीमितताएं, उनकी मजबूरियां, उनकी संसाधन, उन सब चीज़ों को देखकर उनको एक व्यवहारिक, जो उसके एक्सपर्ट हैं, उनसे सलाह लेने के बाद ही कोई आदेश करना चाहिए। वास्तव में इसमें सही चीज़ यह होता कि एक्सपर्ट जो भी थे उनसे सलाह ले लेना चाहिए था, और सलाह लेने के बाद एक डॉक्टरों की टीम उनसे सलाह लेके कि राज्य सरकार द्वारा और बेहतर तरीके से क्या कराया जा सकता है, उसमें तब कार्यपालिका के उसमें इंटरवीन करना चाहिए और राज्य सरकार को कोई भी आदेश इस महामारी के समय में पारित करना चाहिए। कोई यह शांति का काल नहीं है, यह कोई सामान्य जनजीवन का काल नहीं है कि जिसमें आप प्रतिदिन आप सुनवाई लगाएं, सरकारों को उपस्थित करें और उनको सूचनाएं देने के लिए, उनको ऐसी परिस्थिति के लिए मजबूर करने की कोशिश करें कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, जो हम चाहेंगे वही आदेश होगा। तो सरकारों द्वारा यह कह दिया जाना कि हम माननीय न्यायालय के आदेश को नहीं मानेंगे जो है, तो वह भी आपकी एक क्या कहते हैं, वह भी आपकी एक अवमानना तो नहीं है, लेकिन क्योंकि उनके भी अपने संवैधानिक अधिकार हैं, लेकिन जिस उसके लिए चेक एंड बैलेंस की स्थिति बनी है कि कोई किसी के दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करे, एक शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जो लागू होता है, एक उसकी एक महीन सी जो रेखा है उसको देखते हुए उस रेखा में, उस परिधि में कार्यपालिका न्यायपालिका का कार्य नहीं कर सकती। न्यायपालिका कार्यपालिका के रोज़मर्रा के दैनिक जीवन के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जो है, ऐसा मानना है। और जो व्यवस्थापिका है उसमें भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए बहुत ज़्यादा, जब तक कि लोकहित की चीज़ें चल रही हैं और उनको रोके जाने का प्रयास एक विचारधारा के तौर पर किया जाना उचित नहीं है। ऐसा लगता है कि न्यायपालिका में जो जजेस आए हैं उनकी अपनी एक गरिमा है, उस गरिमा को बनाते हुए चलना चाहिए, जिससे लोगों का विश्वास उस पर रह सके, टिक सके, बन सके, चल सके, और लोगों को लगे कि वास्तव में जब आप रोज़ ऐसे अनर्गल या ऐसे आदेश पारित करते रहेंगे तो लोगों को भी लगेगा कि जो वहाँ पे बैठा हुआ व्यक्ति है वह पक्षपात रहित नहीं हो सकता, वह न्यायपूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि वह ऐसे आदेश पारित कर रहा है कि जिसमें वह खुद ही हंसी का पात्र बने। तो जो संभव न लगे, जो अतिरेक लगे, अतिरेक की स्थिति से बचना चाहिए। यही हमारा विश्लेषण था। और कल
फिर बंगाल की स्थिति पे चर्चा करेंगे। हम लोगों ने पिछली बार जहाँ पर छोड़ा था उसके आगे काफ़ी घटनाएं हुई हैं। सीबीआई द्वारा 4 मंत्रियों को गिरफ्तार करने के पश्चात उस पर नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। नमस्कार।